एंड वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के इस लेक्चर सीरीज में संविधान की प्रस्तावना को जानेंगे। तो प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल ये होता क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। और जो प्रस्तावना है जो स्टार्ट होती है या शुरू होती है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना जो शुरू होती है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो स्टार्ट होती है, इसका कहने का मतलब क्या है या शामिल क्यों किया गया। इस यही जो प्रस्तावना का जो शब्द है, एक प्रस्तावना का जो ये पूरा विषय वस्तु है, ये पूरे हमारे संविधान को, जैसे जो प्रस्तावना दिया गया इसमें, ये पूरे संविधान को ही एक परिचय दे देती है या भूमिका बता देती है कि इसमें कहा क्या गया है। जैसे एक एक शब्द का इसमें महत्व है और एक एक शब्द पे बहुत से ज़्यादा हर एग्जामों में पीसीएस आईएएस, जब वहाँ आयोग के बड़े बड़े एग्जामों में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं खूब ढेर सारे यहाँ से, फिर वही क्वेश्चन छोटे एग्जामों में जैसे यूपी पुलिस हो गया, एसएससी का हो गया, एसआई का हो गया, इसमें पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले तो अगर प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो एक एक वर्ड वही वही क्वेश्चन बन जाता है। प्रस्तावना तो लगभग अगर कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है या पॉलिटी पढ़ रहा है तो उसको याद होनी चाहिए। प्रस्तावना बहुत बड़ा तो नहीं है, याद हो जाना चाहिए। जैसे लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान के बारे में जब बताया जा रहा है तो इसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है। कह रहा है कि हम भारत के लोग, यानी कि सभी भारत के जितने भी लोग हैं, सभी लोग वो भारत को क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। मतलब कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत ना तो आंतरिक रूप से ना बाह्य रूप से किसी के दबाव में नहीं है, अपना निर्णय खुद करेगा। भारत के लोग करेंगे, या भारतीय संविधान द्वारा जो शक्तियाँ दी गई, जो बनाया गया भारत के लोगों के द्वारा, ये भारत के लोग ही तय करेंगे कि यहाँ भारत कौन सा निर्णय लेगा या किस पर विचार करेगा। इस पर किसी देश का या किसी आंतरिक शक्तियों का दबाव इस पर नहीं होगा। तो यही प्रभुत्व संपन्न है। और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, तो इसमें जो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष, ये जो तीन शब्द हैं, जैसे यहाँ पे समाजवादी है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द बाद में जोड़े गए। पहले ये जब यहाँ पे संविधान, जब ये प्रस्तावना संविधान में जोड़ी गई तो ये इसमें नहीं शामिल था। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको बाद में ऐड किया गया है। 1976 द्वारा इसको बाद में ऐड किया गया। तो इन सब विषयों पे सारे जितने भी हैं सब पे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी हम एमसीक्यू फॉर्म में इसको देखेंगे। तो एक बार इसको पढ़ने से पहले एक बार प्रस्तावना को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी हम एमसीक्यू में देखते हैं। 30-31 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में सम्मिलित की गई थी। जो प्रियम्बल है, सबसे पहले अमेरिका के संविधान में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा इसे अपनाया गया, जिसमें क्या है, भारत भी है, जिसमें इंडिया के भी संविधान में इसे रखा गया, इंडिया के भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसे रखा गया। और हम प्रस्तावना को एक परिचय कह सकते हैं कि संविधान का अगर ढंग से और ठीक ढंग से अगर पढ़ा जाए प्रस्तावना को, अगर एक अच्छे तरीके से समझ के, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो संविधान कहना क्या चाहता है, कितने टाइप के न्याय की बात करता है, कितने टाइप के स्वतंत्रता की बात करता है, या कितने टाइप के समानता की बात करता है, इसमें और क्या क्या है। जैसे इसमें 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। जैसे सामाजिक, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो जाती है। और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर। समानता का मतलब अवसर, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी की अगर कोई एक वैकेंसी निकल रही है तो उसमें सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं होना चाहिए या स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो 2 प्रकार की समानता की बात करता है। और इसमें एक, इन सबको मिला के तो हम एक प्रकार की बंधुता की बात करते हैं। जैसे एक प्रकार की बंधुता की बात करता है, तो ये सब एक सीक्वेंस में पूछा जाता है। अभी 2018 के पीसीएस में भी पूछा गया था कि कौन सीक्वेंस सही है, तो वो भी क्वेश्चन है इसमें। और इसमें पूरा दिया है कि अंगीकृत कब किया गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब करते हैं, 26 नवंबर 1949 को। तो इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से। तो हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रस्तावना को भारतीय संविधान में जो नेहरू जी द्वारा जो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जो 13 दिसंबर संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, तो उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। फिर एक दिन गैप करके 13 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। फिर अस्थायी अध्यक्ष 12 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत करते हैं
13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी को हम 22 जनवरी 1949 को इसको एक संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है 22 जनवरी 1949 को। फिर इसी को हम आगे शामिल करते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है। 22 जनवरी 1939 को 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो अब उसी के बारे में हम जानेंगे। और इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में, एक प्रसिद्ध न्यायविद थे A.N. पालकीवाला, A.N.N.A. पालकीवाला। इसको इन्होंने एक शब्द में बता दिया था कि क्या है, ये संविधान का परिचय पत्र है। अब इसके बारे में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी हैं 100% जितने क्वेश्चन इसमें बनते हैं सारे क्वेश्चन इसमें कवर है, उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं कि प्रस्तावना में उल्लिखित एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं कौन सी तिथि है। तो कौन सी तिथि को प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी सही तिथि, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि हमारी सही तिथि है 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो उसमें पूछा जा रहा है कि उस समय भारत के संविधान की या भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो देख लेते हैं। इसमें लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, ठीक है, ये भी था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी है। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें लोकतंत्रात्मक तो था, और अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है, धर्मनिरपेक्ष उसमें हमारे प्रस्तावना में नहीं था सॉरी। और अगर हम सी की बात करें, नहीं, डी की बात कर लेते हैं पहले। और डी में दिया है समाजवादी। समाजवादी भी, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया है कब? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो हमारा संविधान सबसे पहले ही लिखा गया है उसमें, प्रस्तावना में, कि हम भारत के लोग, भारत को क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये सही स्थिति क्या है इसकी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो भारत के जो संविधान के निर्माताओं का मत कहाँ प्रतिबिंबित होता है? तो सबसे बढ़िया अगर हम प्रतिबिंब की बात करें, अगर परिचय पत्र की बात करें, तो जो निर्माता थे उनका जो मत कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, कहाँ प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो वो उद्देशिका में है। तो सही आंसर होगा उद्देशिका, या प्रियम्बल, या प्रस्तावना। इसी को प्रस्तावना भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हमारा मेन पॉलिटी स्टार्ट होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट होगी। हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, फिर नागरिकता के बारे में, फिर मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे, मूल कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे इसके बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की या बंधुता का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। अभी हमने बताया था कि ये क्रम एक दिया गया है कि पहले सभी नागरिकों को न्याय, फिर उनके स्वतंत्रता की बात करता है, फिर समानता की, और अंत में बंधुता की बात करता है या भ्रातृत्व की बात करता है। तो इसका हम बताए थे अभी कितने प्रकार का न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। तो क्रम सबसे पहले मिल गया। सबसे पहले न्याय की बात होती है, दूसरे नंबर पर आता है स्वतंत्रता की बात होती है, जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से दूसरे नंबर का ये हो जाता है। फिर समता की बात करता है तीसरे नंबर पे, पर जिसमें 2 प्रकार की समता होती है, प्रतिष्ठा और की समता और औसत की समानता। और 1 प्रकार की बंधुता है, या बंधुता का एक ही बार वर्णन है, 1 प्रकार का मतलब एक ही बार सम्मिलित रूप से कहा गया है, तो भ्रातृत्व या बंधुता। तो इसका सही सीक्वेंस है
हमारा सही आंसर होगा 3, 5, 2, 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यही PCS 2000 यूपी PCS 2018 में पूछा गया था, प्री में, यूपी PCS के प्री में 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये डेट नहीं दिया गया है कि 1976 की बात कर रहा है या 1976 में, क्योंकि 3 शब्द जोड़े गए हैं तो वो भी प्रस्तावना में आ गए। ये बस पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया है। तो एक सार्वभौम है, सार्वभौम का मतलब संपूर्ण प्रभु संपन्न ही हो जाएगा उसी का। प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, ये भी है। एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, ये भी है। एक सार्वभौम में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो इसमें सारे वर्ड जो हैं प्रस्तावना के इसमें समाहित हैं ऑप्शन सी में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक सार्वभौम या संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र या प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसमें क्रम बताना है कि जो प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब सार्वभौमिक वही चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक बात एक ही है, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक एक ही होता है, लोकतांत्रिक। अगर हम इसका क्रम देखें तो ये यही क्रम आएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, एक सीक्वेंस में आ रहा है। तो ये वर्ड को हमें उसमें मिलाना है कि कहाँ आ रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं उसके बारे में। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौमिक सी, और समाजवादी पहले आया, फिर ए, धर्मनिरपेक्ष डी, और बाद में चौथे नंबर पर प्रजातांत्रिक। तो हमारा सही सीक्वेंस होगा CADB। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, CADB। सार्वभौमिक या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो अभी हम इससे पहले डिस्कस किए थे कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? यहाँ पूछ दिया है। तो संप्रभुता तो पहले से जोड़ी गई थी, व्यक्ति की गरिमा की बात नहीं है, निजता की भी बात नहीं है, क्योंकि जो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें समाजवाद या समाजवादी और पंथ निरपेक्ष एक शब्द और वो यहाँ पे नहीं है, उसमें अखंडता भी जोड़ा जाता है। 3 शब्द जोड़े गए हैं अब तक, एक बार संशोधन हुआ है, 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष एक ही चीज़ होता है, निरपेक्ष। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, छोटा संविधान भी कहते हैं। 42 में बहुत ज़्यादा संविधान के बहुत सारे भागों में, बहुत सारे अनुच्छेदों में उसमें परिवर्तन किया गया था या संशोधन किया गया था, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी या छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत में धर्मनिरपेक्ष जो भारतीय संविधान में वो वर्णन कहाँ है? एक ही जगह है वो। अगर हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष की, तो ये है मौलिक अधिकार में नहीं, संविधान की प्रस्तावना में, 9वीं अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसमें सब है वर्णित कहाँ है? ये संविधान की प्रस्तावना में है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही चीज़ है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो संशोधन कब हुआ था 42वां? 1976 में। 42वां संशोधन कब हुआ था?
1976 में थी। ये 75 की 42वें में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, अखंडता। तो उसमें जो प्रस्तावना में 1975 की स्थिति है उसमें बंधुता थी, समानता भी थी और संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात, संप्रभु की बात भी कर रही है, लेकिन अखंडता उसमें नहीं थी। अखंडता, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अखंडता। अगर शब्द समाजवादी की बात करें, समाजवादी, समाजवादी शब्द का मतलब होता है कि जो उत्पादन के साधन है, राष्ट्रीय उत्पादन के साधन, जैसे कोई भी हो, जैसे खान हो गई, माइनिंग हो गई, रेलवे हो गया, कुछ भी हो गया, जो बड़ी बड़ी सरकारी जो उपक्रम हैं या निगम है, जो कंपनियां हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है। ये इसमें सरकार का उसमें स्वामित्व होना चाहिए। समाजवादी का मतलब यही होता है अगर समाजवादी शब्द का, तो इसमें जैसे सरकार का ज़्यादा शेयर होना चाहिए, सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कम से कम हो या मिक्स हो। समाजवादी अगर सकारात्मक समाजवाद जैसे भारत में है तो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हैं, प्राइवेट संस्थाएं प्लस गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे काम करते हैं। तो इन्हीं दोनों को मिला के ही हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। तो वही इसीलिए हमारे यहाँ समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात होती है। संविधान में इसीलिए कहा गया है कि जो उत्पादन के साधन हो, जैसे जंगल और ये खान हो गया, माइनिंग, रेलवे, जितने भी हो, वो जो भी हो वो गवर्नमेंट के अंडर में होनी चाहिए। उसमें स्वामित्व क्या हो, गवर्नमेंट का हो, उसमें भले प्राइवेटाइजेशन का थोड़ा उसमें शेयर हो, दोनों का मिक्स हो। सकारात्मक समाजवाद का मतलब ही होता है। तो अपने यहाँ जो है वो सकारात्मक समाज, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सही आंसर होगा अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? अब अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो इसका विधिक या कानूनी स्वरूप क्या हो सकता है? यह लागू किया जा सकता है? नहीं, लागू नहीं किया। विधिक स्वरूप इसका है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता? नहीं, ये भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये भी गलत है। यह लागू नहीं किया जा सकता। जो इसका स्वरूप है क्या, ये एक परिचय पत्र है। इससे क्या है, एक हम डायरेक्शन ले सकते हैं। परिचय पत्र संविधान का, इससे हम डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसको हम कहीं न्यायपालिका द्वारा या किसी और द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवादी का मतलब अभी हमने बता दिया। तो इसमें ज़्यादातर जो है प्राइवेटाइजेशन को कम किया जाता है, इसमें सारी चीज़ें राष्ट्रीयकरण ज़्यादा होता है, जैसे कंपनियां भी सरकारी मैक्सिमम होती हैं। तो ये जोड़ा गया है समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की बात एक ही है। कुल जितने भी इससे प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे यहाँ कवर हो जाएंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता, लौकिक मतलब हम जो देख सकते हैं या हमारे यहाँ जो एकदम साक्षात प्रतिबिंब दिखाई देता है, लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि इसमें सीधी सीधी बात कही गई है। पहला जब संविधान में जब हम पहला चैप्टर या पहला पन्ना खोलेंगे संविधान का, तो हमें सबसे पहले एक ही चीज़ दिखेगा कि हम भारत के लोग शब्द से स्टार्ट होता है। यानी कि जो संविधान बना या संविधान को जो शक्ति दी गई है या संविधान के द्वारा जो शक्ति सबको मिलेगी, वो किसके द्वारा बनाया गया? हम भारत के लोगों से उसको शक्ति मिलती है। तो सार्वभौमिकता का मतलब सभी लोग, हम भारत के लोग, सभी लोगों की बात होती है। अगर हम इस सार्वभौमिकता सिद्धांत की बात करें तो इसमें जो उनके मानवाधिकारों की बात होती है, जैसे समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। सार्वभौमिकता का मतलब यही है कि हम सभी लोगों को जो मानवाधिकार हैं, ये मानव अधिकार वो एकदम समान रूप से उपलब्ध हैं। या हम अगले क्वेश्चन में इस पर बात करते हैं इसका सही से, क्योंकि अगला क्वेश्चन होती है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोगों से। तो सही आंसर ऑप्शन डी। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। कहा गया कि सभी व्यक्ति क्या है? पूर्णतः और समान रूप से मानव, यह सिद्धांत है सार्वभौमिकता का। इसमें ये कहा गया है सार्वभौमिकता में, इस सिद्धांत में, कि जो मानव होने के नाते उसको सभी व्यक्ति
अगर वो मानव है तो बिना किसी विभेद के उसे मानव अधिकार उसको समान रूप से मिलना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसके जो अधिकार है मानव के वो सबको बराबर मिलना चाहिए। यही सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो अभी हमने बताया कि हम भारत के लोग जो स्टार्ट किया गया है, या सबसे पहला वही शब्द है, ये किया गया है प्रस्तावना में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो हमारे प्रस्तावना में अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात हुई है तो ये कहाँ सबसे सटीक क्या बैठ रहा है? क्यों भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है? भारत में अनेक धर्म हैं, ये तो ठीक है, क्या ये सही भाव व्यक्त कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी सही है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, ये भी सही है। तो लेकिन ये सब सही है, लेकिन ये भाव जो सही व्यक्त नहीं कर रहा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है, अगर संविधान में दिया गया है तो ये जैसे भारत का या भारत का कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है। जैसे भारत ना ही इस्लामिक, ना ही हिंदू धर्म का है, ना ही इस्लाम धर्म का, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, ये एक धार्मिक रूप से बना हुआ एक देश है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत क्या है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग सभी धर्मों के प्रति उसकी भावना क्या है, समान है भारत की। तो हमारा सही आंसर होगा, जो सही भाव व्यक्त करता है वो ऑप्शन बी है। तो सही आंसर भी यही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है ये देखना है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण ये नहीं है। तो हमारा यही आंसर होगा, ऑप्शन सी, लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बार प्रस्तावना से पढ़ने से पहले, प्रस्तावना के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार प्रस्तावना को भी अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए स्टूडेंट को। तो ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, उसको बार बार दोहरा लेना चाहिए, उसको याद कर लेना चाहिए, प्रस्तावना को एकदम मगअप कर लेना चाहिए, याद रहना चाहिए प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अगर हम 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है तो उसमें हमें कहा कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की है, विश्वास की भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। आर्थिक न्याय की बात की गई, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो ये क्या, यही हमारा ऑप्शन होगा या आंसर होगा। तो 20 का क्या होगा, डी, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ये 21 होगा, 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस न्याय का वर्णन नहीं है? कौन से न्याय की? 3 न्याय की बात करते हैं। एक तो सामाजिक न्याय है, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय की बात करते हैं। कौन कौन? सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रस्तावना में शब्दों का एक महत्व है। शब्दों की बात, भावनाओं पर मत जाइए, शब्दों की बात हो रही है यहाँ पे। शब्दों की, कौन कौन से शब्दों के हिसाब से ही क्वेश्चन बनते हैं, यही बारीक क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा प्रश्न 21 का ऑप्शन सी, धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं है। 3 प्रकार के न्याय की बात होती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, या उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो इसमें अभी ये देखो कि कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही नहीं है, प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। वाकई नहीं थे, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। लेकिन क्या अब कहा गया है कि उक्त शब्द 1977 के संशोधन नहीं, ये गलत। 77 में कोई संशोधन इसमें नहीं हुआ था, 85 में नहीं, ये कोई नहीं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, लेकिन ये 1950 में जो लागू हुआ था संविधान, उसके अंग नहीं थे ये। तो हमारा जो कथन है वो ए है, ये सही है। इसमें यही कथन सही है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तो प्रस्तावना में है, लेकिन वो 1950 में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, उसमें ये शब्द नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसमें बहुत सारे लोग कहने वाले हैं आत्मा, कोई संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को आत्मा कहता है, कोई उद्देशिका या प्रस्तावना को आत्मा कोई कहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसमें सही आंसर होगा, यूपीपीएससी ने भी इसको माना है कि ये उद्देशिका है। उद्देशिका बहुत बार पूछा गया, कई बार पूछा गया इसमें ये क्वेश्चन, उद्देशिका। और उद्देशिका के बारे में के.एम. मुंशी कहते हैं कि ये एक राजनीतिक जन्मपत्री है, राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली की जिसे कहते हैं पत्री है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहते हैं। कौन? के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, संविधान सभा के सदस्य थे के.एम. मुंशी। और इसके बारे में अगर हम देख लें तो सुभाष कश्यप इसके बारे में क्या कहते हैं कि कहते हैं कि अगर संविधान क्या है? शरीर है। संविधान पूरा क्या है? अगर शरीर है तो उसकी जो आत्मा है वो प्रस्तावना क्या है? उसकी आत्मा है। के.एम. मुंशी, जो सुभाष कश्यप एक प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ हैं, सुभाष कश्यप तो ये कहते हैं कि अगर संविधान क्या है? एक शरीर है, तो उसमें जो आत्मा है वो क्या है? उद्देशिका या प्रस्तावना आत्मा है। तो यहाँ सही आंसर होगा उद्देशिका। लेकिन अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकारों को उन्होंने आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो कौन कहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली या जन्मपत्री कौन कहा है? तो अभी हमने बताया के.एम. मुंशी ने कहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो जिनको संविधान को बनाने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, बी आर अम्बेडकर जी थे, तो उन्होंने ही कहा है कि संविधान क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि उद्देशिका क्या है? संविधान का हिस्सा नहीं है? तो एक मैटर आया था 1960 में, 1960 में आया बेरूबारी वाद। बेरूबारी कब आया था? 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दिया कि क्या है? प्रस्तावना क्या है? ये संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं है। तो ये कौन सा है? किस में कहा गया था? बेरूबारी वाद में या बेरूबारी केस में। कब? 1960 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? अभी 1960 में बेरूबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि यह प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में बहुत फेमस केस है केशवानंद भारती विवाद या केशवानंद भारती केस, इसमें स्वीकार कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेती है, ये क्या है? ये संविधान का भाग है, भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग है, मूल संरचना का एक भाग है। कौन सा? केशवानंद भारती वाद में या विवाद में या केस में। कब? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केशवानंद भारती, दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरूबारी में पहले कहा 1960 में कि नहीं है, फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि प्रस्तावना क्या है? एक संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। तो जिन आदर्शों और उनमें उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, उद्देशिका का मतलब उद्देश्य क्या है? संविधान का हमारा उद्देश्य क्या होगा? लोगों को या भारत के लोगों को न्याय दिलाना, उनको स्वतंत्रता का, उनका स्वतंत्रता में बढ़ोतरी या उनको बरकरार रखना और भारतीय लोगों में बंधुता को बढ़ाना, यही सब तो उद्देशिका का, यही उद्देश्य है ना संविधान का। तो ये कहाँ ये दिखाई देता, कौन से आदर्शों में है उद्देशिका? तो मूल अधिकारों के अध्याय में, ठीक है, यहाँ भी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यहाँ भी है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, तीनों में है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और डी क्या है? संविधान के पाठ में कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीनों। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों में है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों में। मूल अधिकार क्या? भाग 3 में है मूल अधिकार, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। और 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है राज्य के। और 4 में मौलिक कर्तव्य है, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकदम रट जाएगा। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? उद्देशिका और मूल अधिकार। उद्देशिका में तो है मूल अधिकार। मूल अधिकारों में पहले था आर्टिकल 31 या अनुच्छेद 31, उसको हटा दिया गया है। और उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ, तो इसमें कहा गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो एक बार जो संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। तो इसमें कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो इसमें समाजवाद या समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, ये जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, या धर्म निरपेक्ष, एक ही है। ग्राम स्वराज की बात ही नहीं होती है। संपूर्ण प्रभु संपन्न, ये तो पहले से ही था, बाद में जो जोड़ा गया है समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस तरीके से हमने 30-31 क्वेश्चन प्रस्तावना के डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ से अगर प्रस्तावना आप सही से पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब अगला वीडियो होगा हमारा या तो मूल अधिकार पे होगा या नागरिकता पे, किसी पे भी हो सकता है। अब इसका सीरीज यहीं आगे चलेगा, क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती जो आई है 60,000 से एबव भर्ती है, तो उसके लिए हम एक पूरी डिटेल उसके वीडियो बनाएंगे यूपी पुलिस के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए। तो थैंक यू फॉर